जय जिनेन्द्र। अभी शुरू करें। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो शुरू करते हैं। आज शायद लास्ट लेक्चर है ये। आपका पेज बुक ही आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम सेकेंड ईयर की इस फर्स्ट बुक करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ये आपकी चौथी बुक आज खत्म हो जाएगी। आओ। પછી નવો વર્ષ સ્ટાર્ટ થશે। यस। બાબુની હજી એક્ઝામ બાકી છે। હા, તો એક્ઝામ તો તમારે લખવાનું છે। મેં તો ક્વેશ્ચન આન્સર્સ બધું આમાં આપી જ દીધા છે ને। ક્વેશ્ચન તો હા તમે તો આપે। હવે મારે હોમવર્ક ક્યારે સુધી કમ્પ્લીટ કરવાનો ટાઈમ છે? टाइम જ્યારે કરવો હોય ત્યારે। ओके हाँ। चलो, कल जो लास्ट बात हुई थी उसमें हमने ये जाना था कि हिमालय बात हुई थी ना, उसकी शुरू थोड़ी बात की थी ना। हाँ 1 लाख योजन का जम्बू बराबर उसके मध्य भाग में है मेरू पर्वत, और वो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में 526 योजन का भरत क्षेत्र। कितना? 526 योजन का भरत क्षेत्र, सिर्फ 526, और वो भी एक छोटे से कोने में, बिल्कुल दक्षिण में। पूरे 1 लाख के जम्बू द्वीप में उसके कोने में 526 योजन, मतलब कितना कम हुआ। ये समझ में आ रहा है आपको? अगर 10वां भाग हो ना तो भी 1000 योजन, लेकिन ये तो 526, मतलब ये 19 या 20वां भाग हुआ। और उसके अंदर भी बराबर मध्य भाग में, मतलब 263 योजन उत्तर, 263 योजन दक्षिण, और बराबर मध्य में हिमालय पर्वत। समझ में आया इतना? हाँ, फिर से बोल रही हूँ। 14 राजलोक के ठीक मध्य भाग में अत्यंत यौवन सभर, कैसा? बिल्कुल युवान, बिल्कुल हमेशा रहने वाला, बिल्कुल उत्तेजित, बराबर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा मध्य लोक, मतलब तिरछा लोक आया हुआ है। अब ये मध्य लोक 14 राजलोक में से ये मध्य लोक का ही इतना महत्व क्यों है, पता है? 14 राजलोक में से मध्य लोक का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये जो मध्य लोक है उसमें ही मनुष्य जन्म ले सकते हैं, और कहीं नहीं। और मनुष्य भव से ही आप मुक्त हो सकते हो, और कहीं से नहीं। ये 2 बात बहुत महत्व की है। इसीलिए पूरे 14 राजलोक में सबसे महत्व का स्थान कौन सा? मध्यलोक। मध्यलोक में भी मनुष्य क्षेत्र, मध्यलोक में भी मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र में भी जो 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र है उसमें से भी आर्य देश। आर्य देश बहुत है, नंबर ऑफ है 250 पौने 300 जितने हैं, लेकिन महत्व की जगह क्या? आर्य देश। आर्य देश, क्योंकि आर्य देश से ही जो जीव जो मोक्ष जाना है वो जा सकेंगे, और कहीं से नहीं, और कहीं से नहीं। बराबर? आओ। अब ये मध्यलोक के ठीक बीचों बीच दीपक की चिरंजीव रोशनी, दीपक की चिरंजीव रोशनी मतलब हमेशा रोशन, ऐसा केसरिया रंग नुमा। अब इसका रंग भी कैसा बोला है? केसरिया। केसरिया रंग नुमा एक महाद्वीप आया हुआ है जो विस्तार में 1 लाख योजन बड़ा। इसको केसरिया रंग क्यों बोला है बताओ? कुछ इमेजिन हो सकता है केसरिया क्यों बोला? सूरज का किरण है। ये सूर्य के किरण, जब भी सूर्य आप सूर्य के साथ होंगे ना, मतलब सूर्य हमारे मस्तिष्क पे ऊपर होगा ना, तो उसका रंग केसरी ही बाहर रहेगा। आकाश कैसा दिखता है? केसरी।
तो केसरिया रंग नुमा रोशनी के समान, जब प्रकाश में सूर्य के प्रकाश केसरिया दिखे, ऐसा महाद्वीप है जो 1,00,000 योजन बड़ा है। उसके अंदर जम्बू नाम के वृक्ष का बहुत बड़ा वन है ना, जम्बू वन है। और जम्बू वन के कारण उसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जम्बू वन होने से ये जम्बू द्वीप नाम पड़ गया। यहाँ पे खाली जम्बू वन नहीं है, यहाँ पे 2 वन है। दूसरे वन का नाम किसी को पता है? शाल्मली वन, शाल्मली वृक्ष, मालूम है ना ये? हाँ। लेकिन उसका नाम शाल्मली द्वीप नहीं है, ठीक है। ये जम्बू द्वीप का दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ जाम्बवन नाम के जो अधिष्ठायक देव है उसका नाम है जाम्बवन। ये भी बहुत बड़ा अनादृत देव, उसका एक दूसरा नाम अनादृत देव भी है, जो ये जम्बू द्वीप के जम्बू वन के अधिष्ठायक देव। अपन जिस देश में रहते हैं उसका प्राचीन नाम भरत क्षेत्र, प्राचीन मतलब जो आगमिक नाम है, आगम में है, वहां उसको भरत क्षेत्र कहा गया है। और ये भरत क्षेत्र का नाम भी पहले चक्रवर्ती भरत के नाम से पड़ा है। पहले चक्रवर्ती जो यहाँ पे जन्मे उनका नाम था भरत, और उन्होंने 6 खंड जीते। बराबर ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में जो चक्रवर्ती सबसे पहले उत्पन्न होते उनका नाम होता है ऐरावत राजा, और वो ऐरावत राजा भी वहां के 6 खंड जीते, इसलिए उसका नाम पड़ा ऐरावत क्षेत्र। बराबर। तो ये जो भरत क्षेत्र नाम है वो पहले भरत चक्रवर्ती जो जन्मे उनके ऊपर से पड़ा है। जम्बू द्वीप में ठीक दक्षिण भाग में ये आया है। आज भी उसे भारत ऐसा पवित्र कर नाम से पहचानने में आता है। उसका नाम भारत कहा है। आज भारत एक देश बनाया है। देखो यहाँ क्या फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 6 खंड है वो 6 के 6 खंड भरत क्षेत्र है, बराबर। और उसमें से बराबर एक खंड जो मध्य खंड है, दक्षिण भरत का मध्य खंड, उसका नाम भारत देश। ये फर्क है दोनों में, भरत और भारत एक नहीं है। भरत क्षेत्र 6 खंड वाला पूरा का पूरा एरिया है, लेकिन भारत देश वो 6 में से एक खंड का नाम। क्लियर हुआ? हाँ, जम्बू द्वीपे अस्मिन् जम्बू द्वीपे दक्षिण भरते आर्य क्षेत्रे, ऐसे આવી રીતે બોલાય છે એમાં। हाँ, तो हमें अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर भारत देश बोलोगे तो भारत देश भरत क्षेत्र एक नहीं है। भारत देश भरत क्षेत्र के 6 में से एक खंड का नाम है, बराबर। आओ, ये 6 खंड वाला भरत क्षेत्र, उसमें से एक ही खंड है जो आर्य खंड है, जो आर्य देश है, जो 25.5 आर्य देश जिसके अंदर है, और वहीं से ही आप मोक्ष जा सकते हो। उसका नाम है भारत देश। ठीक है, देखो यहाँ देखो, यही बात गलत लिख दिया आप। देखो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। अपन जिस देश में रहते हैं उसका प्राचीन नाम भरत क्षेत्र है। जम्बू द्वीप के ठीक दक्षिण भाग में ये आया हुआ है। बोलो, अब ये बात कहीं से भी एंगल में आ रही है? सही नहीं। इसीलिए हर एक लिखी बात पर थोड़ा गौर करना कि जो ये 6 खंड वाला भरत क्षेत्र है वो पूरा 6 खंड वाला भरत क्षेत्र है। उसमें से हम जहाँ रह रहे हैं वो भारत देश उसका एक खंड है, बराबर। आओ, ये 526 योजन से अधिक उसकी चौड़ाई और लंबाई है। मतलब चौड़ाई यहां से यहां चौड़ी हो गई, इतना चौड़ाई हो गई, यहां से यहां चौड़ाई। आप, मेरा हाथ दिख रहा है ना? चौड़ाई सिर्फ 526 है, लेकिन लंबाई 9,500। नीचे के भाग में 9,500 और ऊपर के भाग में 14,000। कितनी? नीचे के भाग में क्योंकि आप गोल है, अगर गोल होगा, देखो मैं बताऊं, देखो आपको ये दिख रही है सीढ़ी, ये गोल है तो नीचे के भाग की चौड़ाई से ऊपर की चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। आओ, ये गोलाई में नीचे की चौड़ाई कम है और थोड़े ऊपर जाओगे तो ज्यादा हो जाएगी।
हाँ, तो नीचे की जो कम है सबसे बाहर की वो है 9,500 चौड़ाई योजन, और थोड़े ऊपर की जो भरत का एंड है वहां की चौड़ाई कितनी? 14,000 योजन से भी ज्यादा। ठीक है, ये भरत क्षेत्र, ये पूरा जम्बू द्वीप है, समझ लो। उसमें से 9,500 नीचे, ऊपर की लाइन 14,500, धीरे 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 ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी 32-33,000, और बराबर मध्य में कितनी हो जाएगी? 1,00,000। मेरू की 1,00,000 हो जाएगी ना चौड़ाई। यहाँ से बढ़ के ये 9,000 है, तो यहाँ तक 1,00,000, वापस यहाँ 9,000 हो जाएगी। बस बराबर है। ऐसे जम्बू द्वीप में एक एक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, लंबाई तो ऐसे है लेकिन चौड़ाई ऐसे मानी जाए। ठीक है, आओ बराबर इसके मध्य में अब भरत क्षेत्र की बात की है, 9,000 से लेके 14,000 के मध्य में। ठीक है, 9,000 से लेके 14,000 के मध्य में 25 योजन ऊंचाई वाला और 50 योजन चौड़ा वैताढ़ नाम का एक विशाल पर्वतमाला भाव समाधि लगा के अड़ग रूप में स्थित है। अब ये आप इसको आप कैसे जानोगे? तो हमारी ओर से कश्मीर से लेके, कश्मीर से ये शुरू होगा और ऊपर में चाइना तक ये खत्म होगा। क्लियर हुआ? बराबर मध्य इंडिया के माथे के ऊपर कश्मीर वाला एरिया लो और ऊपर का चाइना का एरिया लो, बराबर इतने मध्य भाग में पूरा ये एंड से लेके ये एंड तक पूरे पर्वतमाला है। जैसे विंध्याचल रेंज होती है ना, ऐसे ही एक पर्वत कुछ जगह छोड़ के दूसरा पर्वत, कुछ जगह छोड़ के तीसरा पर्वत। पर्वत तो ऐसे ही होते हैं ना। पालीताना में कैसा है, 2 पर्वत के बीच में चलने की जगह है कि नहीं? आप एक पर्वत से दूसरे पर्वत में जाते हो तो बीच में रोड आता है ना चलने का। पर्वत चढ़िए ऊपर। हाँ बस, तो बराबर ऐसे ही पूरी रेंज में जाएगा ये हिमाचल। हम तो अभी उसको हिमाचल जानते हैं, ये हिमाचल पर्वतमाला है। हम हमारे देश में है इसलिए हिमाचल के नाम से जानते हैं आज की तारीख में, लेकिन ये शास्त्र में उसको वैताढ़ पर्वत कहा है। क्या कहा है? वैताढ़ पर्वत। अब जो वैताढ़ पर्वत है वो बराबर ये एंड से ये एंड तक है। आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं, ये एंड से ये एंड तक है। लेकिन जो हमारा भरत क्षेत्र का एरिया है ना, चाहे बहुत छोटा है लेकिन जो भरत क्षेत्र का एरिया है ना, बराबर ये वैताढ़ पर्वत में से 2 भाग में, एक गंगा आएगी एक सिंधु आएगी। समझ में आया? ये आगे से गंगा नदी आएगी निकलेगी, सिंधु नदी आएगी, उससे बराबर 1, 2, 3 भाग हो जाएंगे, होंगे ना 3 भाग। पूर्व के भाग में बराबर गंगा आएगी बीच में से, तो इस तरफ पूर्व, फिर गंगा, उसके बाद मध्य खंड, फिर सिंधु, उसके बाद पश्चिम का खंड। समझ में आया ना? ऐसे विभाग हो जाएंगे। और वैताढ़ भी बराबर मध्य से पर्वतमाला है, तो ऊपर का और नीचे के 2, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6 विभाग हो गए। ऐसे 6 खंड बनते हैं, गंगा, सिंधु और वैताढ़ पर्वत। अच्छा, एक बहुत महत्व की बात है जिसको मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि जो भरत क्षेत्र में जैसे वैताढ़ पर्वत बोला गया है, आज भी वहीं पे वैसा स्थान आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, भरत क्षेत्र, भारत देश यहाँ है। भारत देश से लेके पूर्व में, पूर्व खंड जो गंगा से भी उस तरफ जापान, हमारा जापान है, वो आप मैप में सोच सकते हो, भारत देश से लेके पूर्व में जापान तक। तो जो जापान है पूर्व में, जापान देश है, बराबर हमारे भारत की हिमालय की डिग्री, और वहां से जो पर्वतमाला आगे जाती है ना, वहां तक वो जो सिर्फ 38 से लेके 42, सिर्फ 12 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है उसमें 200 पर्वत है। कितने हैं? 200 पर्वत। आप समझ सकते हो कितना छोटा एरिया। 12 डिग्री का मतलब कितना छोटा? श्रीलंका से लेके बेंगलोर तक, श्रीलंका से लेके बेंगलोर तक बहुत छोटा एरिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादा बड़ा
नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उतने एरिया में यहाँ ये एंड से लेके ये एंड तक 200 पर्वत ये गूगल पे है। यहाँ से यहाँ तक भी होंगे ही होंगे, लेकिन गूगल पे नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकती कितने। क्लियर हुआ? एग्जिट इसी डिग्री पे, बराबर इसी डिग्री पे 200 पर्वत है, उसमें हमारा बद्री धाम, केदारनाथ सब आ गया, जहां से गंगा नीचे आ रही। और जो चाइना के है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सारे नाम है वहां पे। ये हिमालयन रेंज के जो 10 वैताठ की जो हम, और आज भी ध्यान दीजिए, एक बात पे ध्यान दीजिए, बहुत महत्व की बात है ये। शास्त्र में ऐसा बोला है कि वैताठ में 10 पर्वत है, 10 कूट, जिसके ऊपर जिन मंदिर और जिन बीम, शाश्वत जिन मंदिर, शाश्वत जिन बीम, इसी वैताठ की जो आपको श्रेणी है। अब मेरा एक प्रश्न है, शाश्वत जिन बीम, शाश्वत जिन मंदिर कौन से एरिया में होने चाहिए? खाली दक्षिण के मध्य खंड में या बाकी सब खंड में? दक्षिण के मध्य। क्यों? क्योंकि गंगा और सिंधु के बीच का तो इतना ही प्रदेश है ना। जहाँ आर्य देश है, जहाँ से आप मोक्ष जा सकते हो, वही शाश्वत प्रतिमा को पूजेंगे या सब पूजेंगे? वही पूजेंगे। तो हमारे हिसाब से गंगा और सिंधु के बराबर मध्य में सबसे ऊंचे 10 कूट होने चाहिए। आज पूरी वैताठ की रेंज, यहाँ बीच में से 200 पर्वत इस तरफ, यहाँ भी उतने ही होंगे, तो ये सारे 400-500 पर्वत के अंदर से सबसे ऊंचे 10 पर्वत गंगा सिंधु के मध्य में ही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और उसी पे ही 10 पर्वत ये कूट होने चाहिए कि जहाँ पे शाश्वत जिनबीम और शाश्वत प्रतिमा जी है। तो ये आज भी आपको गूगल पे जाओगे तो टॉप 10 माउंटेन कितने, पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 माउंटेन आपको नेपाल और सिंध प्रदेश पाकिस्तान के मध्य में ही है। समझ में आई ये बात? वो भी इसी 12 डिग्री के एरिया में ही, 12 डिग्री नॉर्थ के ये एरिया में ही, 28 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री नॉर्थ से लेके 28 से लेके 42 तक, 28 डिग्री 29 डिग्री नॉर्थ से लेके 42 डिग्री नॉर्थ तक के पूरे एरिया में टॉप 10 माउंटेन आपको गंगा और सिंधु के बीच में, मतलब नेपाल पाकिस्तान के बीच में ही मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। ये कोई मिरेकल ही है ना? मिरेकल तो है, लेकिन शास्त्रों में भगवान कहे गए वो ही सही, यही भरत क्षेत्र है। ये भी क्लियर हो रहा है इससे? हो रहा है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 10 कूट वैताठ की बोली है, वो भी 10 कूट टॉप 10 माउंटेन आपको गंगा सिंधु के बीच में ही मिलेगा, और जो 25.5 आर्य देश है वो भी यहाँ मिलेगा। जो सिंध का एरिया है, जो गंगा का एरिया है, उसी में आपको 25.5 आर्य देश मिलेंगे। अब तो ये क्लियर है कि यही भरत क्षेत्र है जो पहले भगवान ने बताया था। विद्याधर तो अब ध्यान दो, आएगा आगे, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, जो 25 योजन ऊंचा बोला है ना वैताठ है, 25 योजन ऊंचा, वो 25 योजन ऊंचे में से 10 योजन ऊपर ही विद्याधर से श्रेणी शुरू हो जाती। अच्छा। जमीन से सिर्फ 10 योजन छोड़ के ही विद्याधर श्रेणी शुरू हो जाती। तो हमारे लिए तो ये विद्याधर की श्रेणियां और वहां तक पहुंचना, ये सब देवों के लिए बहुत ही इजी था जब ये समय था। लेकिन जब से ये जो 5वां आरा खत्म हुआ और जो 10 चीज का विच्छेद हुआ, उसमें क्षायिक संकित और प्रथम संगयन, और उसके साथ साथ ये विद्याधर श्रेणी, और ये सबका भी विच्छेद हुआ। आज आप चढ़ोगे, पूरा पर्वत चढ़ जाओगे ऊपर तक, लेकिन आपको कोई भी विद्याधर श्रेणी आप उसको देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नहीं, विच्छेद मतलब आप पहुंच नहीं सकते। अच्छा, એટલા જગ્યા પર આપણે જઈ ન सकते। आप पहुंच ही नहीं सकते। वहां पर पहुंचने से पहले भ्रमित हो जाओ, या ऐसा दृश्य ही बना दिया जाए कि बस यहाँ आगे कुछ नहीं।
પણ વિદ્યાધરો અહીંયા પાલિતાણામાં આવી શકે? विद्याधर भी ये काल में कहीं नहीं आएंगे, उनके लिए भी ये मनाही हो जाती। अच्छा, क्योंकि एक आपको यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना है कि हमारे लिए जैसे हम लोगों में हो गया है ना कि जड़ और वक्रत्व आ गया, हाँ जैसे जड़ और वक्रत्व आ गया, जैसे कि अभी आज अगर आप कितना भी पुण्य करो, आप तीसरे चौथे देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते, बराबर? बराबर, हाँ। और तीसरे नाहरकी के नीचे भी नहीं जा सकते, कितना भी पाप करो। तो ये संघयन के कारण है, संघयन की वजह से हमारी मति भी भ्रष्ट हो रही है, क्योंकि पहला संघयन तो है ही नहीं कि हमारे अंदर बुद्धि भी अच्छी आ जाए। तो यही चीज खाली हमारे में नहीं आना है, क्योंकि जो બિંદુબેન એક મિનિટ, આપણે હમણાં એમ વાત થઈ ને કે ભાઈ નીચેનું નરકનું આયુષ્ય પણ છેલ્લું ન બાંધી શકીએ અત્યારે। आप इसके नीचे जाने ही वाले नहीं हो, तीसरे नरक के नीचे जाने वाले नहीं हो, कहाँ से बांधोगे? હા એટલે તો પછી અહીંયા આગળ આ જે ખૂન કરે છે એ કરે છે બધા, तो ये लोगों ना एवा परिणाम नहीं थता हो? आपको देखो, आपसे तो मेरी चर्चा हो चुकी है, याद करो। अंकोड़े की, हाँ, अंकोड़े की तरह बंध रहा है ना आपके ऊपर आयुष्य। तो आप अभी दूसरी तीसरी नारकी के योग्य कर्मों को ही खोल पाओगे। सत्ता में तो आयुष्य सत्ता में पड़ा रहेगा, सत्ता में पड़ा रहेगा। आप दूसरी तीसरी नारकी तक के ही कर्म बंध, देखो ध्यान दो, फिर से बोल रही हूँ, आयुष्य कर्म पल पल में बंध रहा है। आप पल पल में एक समय में एक आयुष्य बनता है, एक समय में एक आयुष्य। आपके ऊपर आपने चाहे इतनी क्रूर हत्या की, ये सब किया, वो अंकोड़े की तरह, जैसे दोरा कैसे लपेटा हुआ होता है, फिरकी में दोरा कैसे लपेटा हुआ होता है, बस फिरकी की लकड़े के ऊपर जैसे दोरा लपेटा हुआ होता है ना, ऐसे ही हमारे ऊपर आयुष्य लपेटते हैं। उसमें से जो आयुष्य दूसरी तीसरी नारकी के योग्य होगा ना, वो ही उदय में आएगा, उससे आगे का तो उदय में ही नहीं आएगा, सत्ता में पड़ा रहेगा। हाँ, अगर उसका समय आ गया है तो आप महाविद्य में जन्म लोगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपके चौथी पांचवी छठी सातवीं नरक के योग्य तुल्य कर्म का उदय आ गया तो आपको महाविद्य जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य या तिर्यंश के रूप में। वहां से तो आप सीधे सातवीं नरकी में चले जाओगे। आयुष्य कर्म के लिए तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है उसमें। तो आयुष्य कर्म जब भी जो आयुष्य का उदय हुआ, वो उदय के लिए आपका उधर जन्म लेना जबरदस्ती हो जाएगा। आप गर्भस्थ होके भी मर सकते हो उधर। आप महाविद्य में मनुष्य रूप में जन्म लो, गर्भ में ही मर जाओ और सीधे वहां से महाविद्य चले जाओ, वहां से ही अरे नरक में चले जाओ। आपने वहां गर्भ में जन्म लिया, गर्भ में ही मर गए और सीधे फिर सातवीं नारकी में चले गए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो क्षेत्र का प्रभाव है। आज आपको 10 योजन पे ही है, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके ऊपर पथराव हो जाता है। देवों के द्वारा वैक्रिय रूप से उसके ऊपर बर्फ डाल दिया जाता है, या अपकाय या पृथ्वी का है, वो सबके नीचे ही दबके वो लोग रहेंगे। क्योंकि ध्यान दो, पूरा वैताड़ है पर्वत रजत का है। आज आपको रजत का दिख रहा है? पूरी भरत क्षेत्र की भूमि मणि और रत्न की होती है पहले आर्य में, आज आपको मिल रही है? बताओ। क्योंकि समय जाते जाते यही पत्थर कंकर है जो वापस सोना बन जाएंगे, और यही सोना था जो आज पत्थर बन चुके। क्यों? हमारे 3 गांव के काया में हम अभी तक ये स्थिति में आए कि नहीं आया? हमारा पहले संग्रहण से छठा संग्रहण आया कि नहीं आया? हमारे अंदर की हड्डी कमजोर हुई कि नहीं हुई? तो जो सोने में से मिट्टी बन जाए उसका भी शरीर का ढांचा कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? अब वो मिट्टी पत्थर से तो कीचड़ होने वाले हैं आगे के समय में।
दलदल की भूमि हो जाएगी 5वें आरे तक। तो भूमि जैसे हमारा शरीर वीक होगा, भूमि का भी तो वीक होगा, पृथ्वी का आपका भी तो वीक होंगे। तो कहां से आज आपको वेताढ़ 10 योजन पे आप वेताढ़ उनके देवों के नगर देख पाओगे क्या? नहीं नहीं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओ। અચ્છા તો આ લોકો બધા એમ કહે છે કે હિમાલયમાં છે ને 400 વર્ષનો માણસ દેખાયો ને સાધુ દેખાયા ને એ લોકો તરત અલગ થઈ જાય છે ને એવું वो બધું। तो ये भी हो सकता है, ध्यान दो आप ये जरूर हो सकता है कि आपने ही ऐसे किसी विद्याधर नगर के देवों को देख लिया है और वो देव आपके सामने मनुष्य का रूप लेकर आ गए। उनकी शक्ति कांति तो उत्तम रहेगी ना, देव की रहेगी ना। आज अगर देव कोई मनुष्य बनकर आए आपके सामने तो क्या उसकी शरीर की चलने की अवस्था 100 साल के, अगर 100 साल का वृद्ध बन के आए तो 100 साल जैसी शरीर की जर्जरित अवस्था उसकी होगी? ये बताओ। नहीं होगी, नहीं होगी। तो वो अगर आपके सामने आ रहे हैं 400 साल 700 साल पुराने आ भी रहे हैं, आपको रास्ता दूसरी जगह का बता के भी फिर वो अलोप हो जाएंगे। આ ગિરનારમાં પણ અત્યારે પણ બધાને એવા અનુભવ થયેલા છે, એનું આવ્યું છે બધું। तो हमारे लिए यही तो सारे पर्वत है जो बराबर मध्य में। गिरनार तो फिर भी पीछे, लेकिन जो पूरा वेताढ़ हिमालयन रेंज है ना, वो तो वेताढ़ ही है। गिरनार वेताढ़ नहीं, गिरनार वो बराबर मध्य में है भी नहीं। बराबर समझ में आ रहा है कि कोई प्रश्न है? હમણાં મેં ગિરનારનું છે ને બધું પેલા છોકરાનો એક વિડીયો આવે છે ને, એનો વિડીયો સાંભળ્યો ને, એમાં બધું 2-3 વસ્તુ આવી રીતે મૂકી હતી એને। वो तो होगी, लेकिन एक बात पे ध्यान दो कि आपको कैलाश मानसरोवर के लिए बहुत वीडियो मिलेंगे, वहां बहुत चमत्कार हो रहे हैं। आज तक ध्यान दो, गिरनार पे तो आप पहुंच सकते हो, रोपवे भी किया, लेकिन कैलाश मानसरोवर पे कोई भी प्लेन उतर नहीं सकता। चाइना ने उसको बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, संशोधन के लिए भी नहीं। बहुत लोग गए, जिनको भी भेजा वो मर गए, वापस ही नहीं आए। आप 8-8 हजार 9-9 हजार फीट जो दूसरे पर्वत है उसके ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन ये 6600 6600 का जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर आप नहीं चढ़ सकते। क्यों? એ તો દેવોએ એનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે। यही बात है ना कि जो हमारे जो 9 कूट है वो यही है ना। બરોબર છે। वहाँ शाश्वत जिनबीम शाश्वत जिनालय है, आप उसको आप तक वहां तक ना पहुंच सको, उसके लिए देव अपनी कोशिश करेंगे ही करेंगे। और बाकी भी तो विद्याधर श्रेणी भी तो उधर ही नीचे ही आएगी पहले। 10 योजन 15 योजन पे विद्याधर श्रेणी, 25 योजन पे तो जिनबीम आ गए, शाश्वत जिनालय आ गए। समझ में आ रहा है? हाँ, आओ चलो आगे, ठीक है। अब उसके ऊपर ये पर्वत श्रेणी पूर्व से पश्चिम समुद्र तक फैली हुई, मतलब ये एंड थी, ये एंड सुधी। भारत क्षेत्र के पूर्व विभाग जापान से शुरू होकर अलास्का तक, जापान से अलास्का तक पूरा ऐसा चंद्राकार आकार है। और मानो भी नहीं आप, लेकिन यहाँ 28 डिग्री से शुरू होता है, 42 डिग्री नॉर्थ से लेके 42 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आएगा 28 डिग्री नॉर्थ। 42 से 28 उतरेगा, वापस 42 चढ़ेगा। ये तरफ 42 पे है फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा पर्वतमाला। यहाँ 28 तक आते आते हिमालय पर्वतमाला, और वापस 42 तक पश्चिम में पहुंचते पहुंचते ये अलास्का पर्वतमाला। क्लियर हुआ? तीनों स्टेट में ये 3 अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरा चंद्राकार, जैसे भरत क्षेत्र चंद्राकार है, बिल्कुल वेताढ़ पर्वत भी मध्य भाग से चंद्राकार से डिवीजन में आ रहा है। ओके, अब उसमें विद्याधर श्रेणी, शाश्वत जिनबीम, शाश्वत एरिया, शाश्वत सबसे ऊंचे 10 कूट, ये सिर्फ बीच में है, मध्य में है, पाकिस्तान और चाइना के मध्य में, नेपाल और पाकिस्तान के मध्य में, मतलब गंगा और सिंधु के मध्य में। बराबर?
बराबर। वो 10 नाम भी है, टॉप 10 माउंटेन है, वो सारा आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। आओ आगे चलते। उसके ऊपर अनेक देश ऐसे ही गगन चुंबी दीप्तमान अति मन भावन नगर बसे हुए। अब इसके ऊपर नगर बसे हुए हैं। स्वप्न तरंग समान इसका प्राकृतिक सौंदर्य कुदरत की भेंट है। इस पर्वतमाला से भरत क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण रूप में ऐसे 2 विभाग बनते हैं। अपन उसके दक्षिण छोर वाले विभाग में रहते हैं। लवण समुद्र में पूर्व वेग से हिलोरे लेता जल अपने पवित्र देश के पैर धोता है। लवण समुद्र की बात की है, वहां से समंदर का पानी धीरे धीरे अपने देश तक आता है। आज भी एशिया, यूरोप, अमेरिका की सर्व शोभा को धारण करने वाली धरा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक भरत क्षेत्र का ही एक भाग है। इसीलिए ही अभी तक पृथ्वी का अधिकतर भाग अदृश्य ही अपने लिए रहा हुआ। अब समझ में आ गया? ये एंड जापान से अलास्का और ऊपर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये पूरे आपको ऐसे 6 खंड का विस्तार मिलेगा अर्धचंद्राकार। और बराबर बीच में से वेताड़े पर्वत अलास्का पर्वतमाला से लेके फ्यूजियामा पर्वतमाला तक, बराबर। और मध्य भाग में आएगा वेताड़े, जो हमारा हिमालय पर्वत रेंज। क्लियर हो गया? हाँ। और इतना भरत क्षेत्र पहले आरे में सोने का था, रत्न का था, हीरे जवाहरत का था, पूरा पर्वत ही रुपए रजत का था। और धीरे धीरे दूसरा आरा, तीसरा आरा, जैसे कल्प वृक्ष विलीन हो गए और सादे वृक्ष, कांटा वाले वृक्ष आ गए ना, तो रोड भी ऐसे ही कंकर पत्थर वाले हो गए, कीचड़ वाले हो गए। और धीरे धीरे वो और दलदल वाले हो जाएंगे। कैसा कीचड़ आएगा? वो दलदल वाला कीचड़ हो जाएगा। वृक्ष तो सारे खत्म हो जाएंगे, एक भी वृक्ष नहीं रहेंगे। और पूरी भूमि, ये पत्थर, पर्वत वर्वत सब नीचे आने वाले, कुछ नहीं रहने वाला है। पालीताना जैसा पर्वत नीचे जमीन पे, जमीन 2 सोने वाले, तो एक भी पर्वत रहेंगे क्या? बताओ तो वेताड़े की ऊंचाई पहले थी ऐसी आज मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी खत्म ही होने वाला है ना। वो भी खत्म होने वाला है। खत्म तो नहीं, वो धीरे धीरे नीचे उतरे जाएगा, क्योंकि जमीन पूरी दलदल में धंसती जाएगी। धीरे 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 दलदल खत्म होगा, जमीन मजबूत होती जाएगी। क्योंकि हर एक में पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, चारों में बदलाव आना है। चारों के चारों में बदलाव आना है। मनुष्य में बदलाव आना है, एक इंद्रिय में, द्विइंद्रिय, तेइंद्रिय, सब में बदलाव आने वाला है। सभी में बदलाव आने वाला है। और सारे जानवर तो सिर्फ पानी के ही जीव रहेंगे, बाकी तो कोई जीव है रहने वाले भी नहीं है। वंचर खेचर तो आपको भूल ही जाना है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ गंगा सिंधु का पानी रहेगा, तो गंगा सिंधु का पानी रहेगा तो उसमें जो पानी के जीव है वही जीवित होंगे ना। जमीन के रहेंगे क्या? नदियों पर साकड़ी થઈ જશે ને, तो नदी सांकड़ी हो जाएगी, लेकिन जलचर प्राणी बहुत होंगे अंदर। अच्छा। क्योंकि जो भी जीव, हम लोग जो भी उस वक्त जो भी जीव बचेंगे ना, उनको तो ये मछली का ही आहार बने। आपको पता है, एक चीज बोलते हैं हम लोग बहुत बार कि जिन्होंने दांत दिया है वो खाना भी जरूर देगा। भगवान ने दांत दिए हैं तो खाना तो जरूर देगा। हाँ। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? दांत आते तो चावल तो आपसे तो क्या करेंगे वो? उस वक्त मनुष्य होंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी तो ऊपर वाला करेगा। बरोबर। हाँ। तो उसके जितना तो आहार मिलना ही मिलना है। जलचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मछली और कछुए तो उतने मिलेंगे ही मिलेंगे। पर वस्ती पर बहुत अच्छी થઈ જાય ને। वस्ती भी कम, वस्ती तो कम कहाँ से होने वाली है? अब थोड़ी उस वक्त बच्चे नहीं होंगे, ऐसा 2 बच्चे बाद में नहीं, या ऑपरेशन कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होगी क्या? 5 साल की उम्र से लेके 15 साल तक में कितने बच्चे होंगे एक को? हाँ, फिर अभी भी 10-12 तो बच्चे होते ही थे पहले के जमाने के लोगों को। हाँ, उतने तो बच्चे होंगे ही होंगे। 20 साल की आयु है, 15 साल तक बच्चे होंगे, तो 10 साल तो बच्चे होंगे, कम तो नहीं होने वाले हैं किसी को भी।
હા અને બીજું કઈ કામ ધંધો હોય हाँ हाँ, तो ऐसा आपको नहीं समझना है, क्योंकि आपको यही समझना है कि वो आरे में, वो समय में जो जो जीव को जन्म लेना है उनको तो आना ही आना है। हाँ, और उनके आहार की व्यवस्था भी तो कुदरत को तो बनानी ही बनानी है, इसीलिए आपको उतने मछली कछुए तो पानी के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, હા હા हाँ आओ। यूरोप और अमेरिका की सर्वशोभा को धारण करने वाली धरा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक आपको आज का ये जो 6 खंड है उसमें मिलेगा। आओ अब ज्योतिष चक्र को भी ध्यान से देखो। चलो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है ज्योतिष चक्र का। आपको दिख रहा है कौन से एरिया में ये घूम रहा है? ઘણું નીચે છે। देखो मान लो जैसे ये अब जिस प्रकार से ये मेरी उंगली है वो मेरू पर्वत मान लो, दिख रहा है ना आपको मेरी उंगली? હા હા बराबर ये मेरू हो गया, तो बराबर कोने पे ज्योतिष चक्र घूम रहा है ना। इसमें दिख रहे ग्रह कहाँ घूम रहे हैं? ऐसे कोने में ही घूम रहा है। तो कौन सी जमीन बिगड़ेगी? હા એરો માર્યો છે। कोने वाली बिगड़ेगी या पूरी बिगड़ेगी ये बताओ? કોને વાળી खाली कोने वाली जमीन में ही बदलाव आएगा ना, बीच वाले में कुछ भी आएगा नहीं नहीं खाली जो कोने वाला एरिया है वो ही खराब होगा। जो 6 आरे बदलेंगे वो क्या बीच में से कोई भी एरिया में 6 आरा जैसा हमारे जैसा परिवर्तन होगा? नहीं ये समझ में आया? हाँ तो हमारे भरत ऐरावत, यहाँ भरत है यहाँ ऐरावत है, तो ये ग्रह सिर्फ भरत ऐरावत से ही ऊपर से ही घूमेंगे। बराबर ऐसे ही घातकी खंड के, मान लो कि ये घातकी खंड है ये लाल वाला, तो घातकी खंड के एरिया में भी ग्रह ऐसे ही घूमने चाहिए ना, क्योंकि वहां भी भरत ऐरावत में ही बदलाव आने वाला है। तो ऐसे ही घूमेगा ना वहां भी। और मान लो ये पुष्कर वर्त है तो वहां भी कैसे घूमेंगे? कोने से ही घूमेंगे ना। हाँ, अब एक और क्वेश्चन, तो ये बदलाव किसके कारण आया? ये सूर्य चंद्रमा का ग्रहों के कारण, ग्रहों के घूमने के कारण। हाँ अगर ग्रह यहाँ से नहीं घूमते तो बदलाव आता? तो ये देखो ये ग्रह कैसे घूम रहे हैं। अब ग्रह यहाँ से नहीं घूमते तो क्या बदलाव आता? मैं ये पूछ रही हूँ। बदलाव भी हमारे ही क्षेत्र से आ रहा है, बाकी सारे भूमि में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बराबर, बाकी कहीं भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव सिर्फ हमारे क्षेत्र से आ रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए ना कि भाई ये कोई कारण ही नहीं है, ये ग्रहों के घूमने के कारण बदलाव आ रहा है। अब ग्रहों के घूमने के कारण भी अच्छा भी होगा, कैसे होगा वो? देखो ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो। ये पूरा जो ज्योतिष चक्र है, मान लो कि ये ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, मान लो कि ये ग्रह ऊंचाई में घूमेंगे तो असर कम होगी, और ये वापस नीचे 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 यहाँ आ गए तो असर ज्यादा होगी। ज्यादा असर होगा। ये नीचे के भाग में आ गए तो असर ज्यादा होगी ना। हाँ। अब यहाँ एक मुद्दा बहुत क्लियर हो रहा है आज, ध्यान देना। जब 3 गांव की काया होगी उसके अंगुल प्रमाण से ज्योतिष चक्र, यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है अगर मालूम पड़े तो 880 योजन, 800 योजन ऊपर सूर्य, नीचे जमीन से कितना योजन ऊपर सूर्य? 800 योजन ऊपर सूर्य। फिर 880 योजन पे कौन है? चंद्र है, यहां लिखा हुआ है चंद्र। फिर 884 योजन पे कौन सा ग्रह है? नक्षत्र है, पूरा नक्षत्र मंडल है। उसके ऊपर 888 पे कौन है? बुध। बुध है, आप बोलो साथ में। हाँ,
और उसके और ऊपर जाओ, 891 ऊपर कौन है? शुक्र ग्रह। उसके बाद 894 पे कौन है? गुरु। और उसके ऊपर 897 पे कौन है? मंगल। और 900 योजन पे कौन है? शनि। तो ये बराबर 110 योजन जो 800 से शुरू हो रहा है और 900 पे खत्म हो रहा है। 790 से शुरू होता है, 790 पे भी आपको तारे मिलेंगे। देखो 790 पे तारा मंडल दिखा नीचे। तो 790 से शुरू होकर 900 पे खत्म हो गया। अब मेरा ये सवाल है आपसे, जब 3 गांव की काया होगी उसके 900 योजन, 3 गांव की काया, उसकी उंगली ज्यादा बड़ी होती है, उसके हाथ और वेत का माप ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो हाँ, बहुत बढ़िया। तब ये ज्योतिष चक्र पूरा इतना ऊपर होगा, क्योंकि उनके 790 योजन, ध्यान में आ रहा है? उनके 790 योजन, वो तो 790 ही है, लेकिन जैसे जैसे काया घटेगी वो डेढ़ गांव से वो एक गांव पे आई, 1000 धनुष पे आए, फिर 500 धनुष पे आए आदेश दादा के वक्त पे। तब तक तो ज्योतिष चक्र 500 योजन वाले के 900 योजन तो नीचे उतर चुका होगा कि नहीं, यहाँ पे आ गया होगा कि नहीं? तो ज्योतिष चक्र नीचे उतरने के कारण इनकी अवज्ञाना उतर रही है, ऐसा आप नहीं मानोगे? हाँ, हो सकता है। हो सकता है मतलब अवज्ञाना अपने आप तो घटेगी नहीं ना। अवज्ञाना अपने आप तो ऐसा तो होगा नहीं। देखो ध्यान दो, 1.5 गांव की काया वाला कोई 500 धनुष वाले बौने आदमियों को जन्म देगा क्या? नहीं। तो अपने आप तो ये होगा नहीं, ये अपने आप तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये अभी गणित के आरा बदलने का कारण कौन? ज्योतिष चक्र का ऊर्ध्व में से अधो में गमन, बस सीधा हिसाब। जो ज्योतिष चक्र ऊपर के एरिया में जा रहा था, ये ऊपर के एरिया में जब वो चल रहा था तो लोगों की अवज्ञाना, काया में, सब में फर्क था। उनके हिसाब से वो 900 योजन ऊपर ही था, लेकिन तब भी जमीन से बहुत ऊपर था। ये तो 100% है ना? 1.5 गांव की काया के 900 योजन जमीन से बहुत ऊंचे हो जाएंगे। अब 1000 योजन, 1000 धनुष के काया के 900 योजन थोड़े नीचे उतर आएगा। तो नीचे उतरा इसीलिए अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श, अनंत पुद्गल में घटा घटोती हुई। समझ में आ रहा है? ये उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी का मतलब क्या? अव का मतलब घटना, अव का मतलब घटना। उत्सर पीढ़ी में यही ग्रह नक्षत्र ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे सबकी अवगाहना, सबकी शक्ति, सबकी ऊंचाई बढ़ती जाए। क्लियर हो रहा है? तो ये उत्सर पीढ़ी, अवसर पीढ़ी लाने वाले कौन? ज्योतिष चक्र। और ज्योतिष चक्र कहाँ कहाँ घूम रहा है? सिर्फ 5 भरत, 5 ऐरावत पर। तो वहीं पे ही होगी ना उत्सर पीढ़ी। हाँ। बोलो अब ये, अब उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का मूल कारण ज्योतिष चक्र है, ये कंफर्म हो गया? हाँ। ये कंफर्म हो गया कि ज्योतिष चक्र के कारण ही अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श में घटोती हो रही है और बढ़ोती भी हो रही। ज्योतिष चक्र नीचे उतर रहा है, सब घट रहा है। ज्योतिष चक्र ऊपर चढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। और वो भी कहा, जहां पे ज्योतिष चक्र घूम रहा है वहां पे ही बस, और कहीं नहीं। तो ये तो जवाब है हमारे लिए, इतना बढ़िया जवाब है। अब इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, मेरे को तो नहीं थी, आपको लग रही है कोई शंका? बताओ। नहीं, आंसर बड़ी। उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी का कारण ही ये ग्रह नक्षत्र है।
अब ये सोचो, जब ऊपर थे तब ग्रहण की असर कैसी होगी? कम होगी। अशुभ असर कम होगी। और ग्रहण भी बहुत दिनों के बाद होता था। सूर्य ग्रहण 48 वर्ष में एक ही बार होता था, 48 वर्ष में। और धीरे धीरे, और चंद्र ग्रहण 48 महीने में होता था। फिर जैसे जैसे नीचे उतरता गया ग्रहण ज्यादा होते गए, अब और नीचे आ गया ना। अभी तो एकदम जघन्य में हर 6 महीने में ग्रहण हो रहा है। तो उसका कारण भी कौन? ज्योतिष चक्र। उसका ऊर्ध्व में गमन, अधो में गमन, 6 दिशाओं में गमन। आपको ये सारा आगम पाठ मिलेगा। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ज्योतिष चक्र के गमन की वजह से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आती है, पुद्गल पर्याय घटते हैं, अनंत रस, अनंत गंध, अनंत स्पर्श, अनंत पुद्गल के घटने का कारण ज्योतिष चक्र की नीचाई पे घूमना, और अनंत रस वर्ण गंध स्पर्श बढ़ने वृद्धि का कारण ज्योतिष चक्र की ऊंचाई पे घूमना। क्लियर हुआ? एकदम फिट થઈ ગયું માઇન્ડમાં। बस माइंड में फिट થઈ ગયું। अब यहाँ एक और क्वेश्चन, ध्यान देना जरा, 1 मिनट। हाँ, आज ये पिक्चर है ना, उससे हम जो भी समझना है ना वो सब खत्म करेंगे। आओ देखो, अब ये ज्योतिष चक्र आड़ा हो गया है। कैसा हो गया है? ये आड़ा हो गया है। अब मैं ये कहूं कि इन लोगों ने कैसे माना? ऐसे ही घूम रहे हैं ना। बोलो, आज का साइंस कैसे बता रहा है? सबसे पहले सूर्य के बाजू में पृथ्वी, ये नक्षत्र है, उसकी जगह पृथ्वी के पास चंद्र, और उसके बाद चौथा ग्रह ये बुध शुक्र, वो सूर्य के पास बता रहे, और वो ऐसे सूर्य को स्थिर मानते हैं। बराबर? मेरी आवाज आ रही है ना? और ये ग्रह को ऐसे घूमते मानते हैं, ऐसे घुमाते। उन्होंने क्या किया है पता है? उसको आड़ा कर दिया, ऐसे 1 बाय 1 ग्रह रखा है। बराबर? हमने आगे फोटो देखा था, याद है? याद नहीं आ रहा है? क्यों? नहीं, जिसको बाकी को याद आ रहा है मैं पूछ रही हूँ। आओ, ज्योतिष चक्र आड़ू। मैं अभी आपको फोटो भी बताऊंगी। देखो, एक मिनट में आपको फोटो बताती हूँ, रुकिए। आओ देखो, ये फोटो देखो, देखो ये क्लियर हो रहा है। एक के बाद इन्होंने कैसे लगाए हैं वो देखो। उन्होंने सबको एक ही सीरीज में लगाया है, वो रॉन्ग है। हाँ देखो, आओ ये आपने एक्सप्लेन किया था, वो अप एंड डाउन की सीरीज में, एक ही सीरीज में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से बैंक होंगे ही होंगे। हाँ, मतलब उन्होंने एक के बाद एक लगाया है। कैसे लगाया है? एक के बाद एक। 1 मिनट में फिर से बताती हूँ, रुको। देखो यहाँ दिख रहा है आपको कैसे घूम रहे हैं, बराबर बीच में सूर्य, और ऐसे गोल घूम रहे, गोल में प्लेट की तरह दिख रहा है आपको? हाँ। आओ एक और फोटो भी बताती हूँ। देखो अभी दिख रहा है क्लियर? मतलब वो क्या कह रहे हैं, ऐसे एक, फिर बाजू में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे जा रहा है, ऐसे।
ठीक है, अब इसी को ही मैं अपने वो पिक्चर में बताती हूँ। आओ, अब इसको आप आड़ा करोगे तो वैसा ही हुआ कि नहीं, बताओ। एक सूर्य, फिर बाजू में दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पृथ्वी, ऐसे गोल ऐसे घूम रही है, हुआ कि नहीं हुआ? वो मेरू को तो मानते ही नहीं है ना, वो मेरू को तो मानते ही नहीं है ना। उनके हिसाब से नीचे का कुछ नहीं है। सूर्य है, उसके बाजू में ऐसे वो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के आसपास चंद्र घूम रहा है, नक्षत्र ऐसे ही घूम रहे हैं, वो लोग ऐसे ही घुमा रहे। समझ में आ रहा है? लास्ट वाला शनि। और इसी चीज को मतलब उन्होंने आड़ा कर दिया। हकीकत में कैसा है? ऐसे खड़ा है, भगवान कह रहे हैं ऐसे खड़ा है। क्लियर हुआ इतना? हम लोगों ने फ्लोर की तरह माना है, एक फ्लोर पे सूर्य, फिर चंद्र, फिर नक्षत्र, और जमीन पे पृथ्वी कहाँ है? तो नीचे पृथ्वी कहाँ है? नीचे, और बाकी सारे ग्रह ऊपर घूम रहे। हम लोग ऐसे मानते। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिए एक बात पे। हाँ, अब रुकिए एक मिनट। अगर इस प्रकार से ग्रह नहीं घूम रहे हो तो पृथ्वी में बदलाव हो सकता है? बोलो। नहीं। देखो, आओ, अब पृथ्वी समझ में आई। इस प्रकार से ग्रह अगर नहीं घूमेंगे तो पृथ्वी पे बदलाव हो सकता है। ऊपर से नीचे ग्रह उतरेंगे तो ही बदलाव आएगा ना। वापस ग्रह ऊपर जाएगा तो ही बदलाव आएगा, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक ग्रह आएंगे तो उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, पृथ्वी से दूर चले जाएंगे तो अवसर्पिणी। तो अगर पृथ्वी ऐसे जमीन पे होगी और ग्रह आकाश में ऐसे घूम रहे होंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो ही बदलाव आएगा। हाँ या ना? हाँ। आओ बोलो। अब इसमें मान लो कि ये डंडे से ये 790 योजन धीरे धीरे ऊपर गए, धीरे धीरे ऊपर गए तो जमीन अच्छी होती गई, और वापस नीचे आए जमीन खराब, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, वापस उत्सर्पिणी, वापस अवसर्पिणी। अगर ऐसे नहीं घूमेंगे तो कहां से होगा? ग्रह का ऊर्ध्वचार, अधोचार और मध्यचार ही बदलेगा ना सब कुछ। तो अब लग रहा है भगवान ने जो बताया वो 100% सही है। सही है। हम नीचे जमीन पे हैं, ग्रह आकाश में घूम रहे हैं। जब ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा ग्रह का जाना तो हम उत्सर्पिणी की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे उत्सर्पिणी खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे उतरेगा तो हम अवसर्पिणी की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी, वापस ऊपर जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब एक और बात पे ध्यान दो। जब दूसरे तीर्थंकर परमात्मा अजितनाथ भगवान उत्सर्पिणी में ही होंगे तभी उत्कृष्ट होंगे कि नहीं? हाँ, तभी उत्कृष्ट होंगे। ऊपर होगा तब ज्योतिष चक्र ऊपर होगा। हाँ। और जब नीचे की तरफ आएंगे दूसरे भगवान की तरफ तो उत्कृष्ट होंगे या जगन्य होंगे? जगन्य, क्योंकि तब भरत क्षेत्र वगैरह क्षेत्र में तो भगवान मिलेंगे भी नहीं ना। 24वां भगवान नहीं देखते, पहला भगवान। हाँ, अब क्लियर हो रहा है? अब एकदम क्लियर हो रहा है। हाँ, अभी मान लो कि ये स्थिति में हमारे अंतिम तीर्थंकर हुए, फिर ज्योतिष चक्र और नीचे उतरा तो तीर्थंकर बनने बंद हो गए। अब वापस वही स्थिति में आएंगे तभी सबसे पहले भगवान होंगे ना। पद्मनाभ स्वामी उनकी ही अवगाहना वाले सबसे पहले होंगे। बड़े अवगाहना वाले तो पहले नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्योतिष चक्र परमिशन नहीं देगा। बरोबर से। पहले एक क्षेत्र कहवाय। ये काल लोक है, द्रव्य क्षेत्र
काल भाव चारों में बदलाव आता है, एक साथ आता है। फिर से मैं वही बात अभी फिर से दोहरा रही हूँ, सुनो। द्रव्य से क्या बदला? द्रव्य से पुद्गल द्रव्य बदला। जो 1500 धनुष से 1.5 फुट तक आएंगे वो पुद्गल द्रव्य बदलेगा, है ना। फिर क्षेत्र से क्या बदला? भरत क्षेत्र, जो हीरा रत्न जड़ित था वो कादव कीचड़ वाला और इतना छोटा हो जाएगा। क्षेत्र भरत क्षेत्र का ही क्षेत्र। फिर काल से क्या बदला? सीधे 20, 22, 21 हजार वर्ष में आ गए आप। एक एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, 1 कोड़ा कोड़ी 4 कोड़ा कोड़ी सागरों कपम की थी। पहली उत्सर्पिणी 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरी 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरी 2 कोड़ा कोड़ी, अंतिम 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 कम, और लास्ट में तो सिर्फ 21,000 वर्ष। घटा कि नहीं घटा काल? आयुष्य घटा, आयुष्य काल ही घटा ना। आयुष्य घटा तो क्या घटा? काल घटा, समय ही घटा ना। अब 20 साल में मर जाना है, जबकि पहला आयु 1.5 पल्योपम। 1.5 पल्योपम मतलब कितनी लंबी आयु पहले आरे में। तो काल घटा। ग्रहण का भी काल घट गया, ग्रहण का भी घट गया। जो 48 वर्ष में ग्रहण होता था वो 6 महीने में हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि 48 का डबल करो, 96 ग्रहण हो गया। एक ग्रहण के सामने 96 ग्रहण। एक ग्रहण की तुलना में 96 सूर्य ग्रहण, क्या हालत होगी? बुरा ही होगा ना, बुरा ही होगा, नुकसान होगा, बुरा ही होगा। तो ये काल और भाव से क्या घटा? आप जा नहीं सकते मोक्ष, आप ऊपर के देवलोक में जा नहीं सकते। आपको नरक, तीसरी नरक से ज्यादा तो कटु भाव भी घट गया, क्रोध मान कषाय भी घट गया, तीव्रता अशुभ भाव की भी तीव्रता घट गई, शुभ भाव की भी तीव्रता घट गई। और द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और गुण, गुण भी बदल गए। अब गुण रहेंगे, अवगुण ही आएंगे। जड़ और वक्र क्या है? रुजु और सरल तो निकल ही जाएंगे ना लोग। अब समझ में आ रहा है? मजा आ गई आज। यस, एक हफ्ता बची क्लास अटेंड करी पर अब आपको क्या पढ़ना है पता है? आपने बेसिक जान लिया कि ऐसा क्यों हुआ, किसके लिए, किससे हो रहा है। अब आप क्या जानोगे नेक्स्ट? अब जब हम नेक्स्ट ही लेसन लेंगे वो होगा फिर से ब्रह्मांड विज्ञान। उसमें आप 8 कर्म जानोगे। 8 कर्म से कैसे बचना है वो जानोगे। 8 कर्म से किस प्रकार से बचा जाता है, श्रावक के 12 व्रत, वही सब पढ़ोगे अब आप। कि ब्रह्मांड में है हम, ये 14 राजलोक में है, उसमें से मध्य लोक वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपके हाथ में क्या पावर है? आपके हाथ में कितना पावर है? नाम कर्म की 153 जितने भी जो 91 नाम कर्म की प्रकृति होती है ना, वो सबकी सब पढ़े, सबकी सब पढ़े। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। अब जो कर्म ग्रंथ पढ़ोगे उसकी मजा ही और होगी कि नहीं बताओ? अब मालूम है ना, ये रास्ते जाएंगे तो ये मिलेगा, ये रास्ते जाएंगे तो ये मिलेगा। अब कर्मबंध में कैसा फर्क आ जाएगा? बहुत फर्क आ जाएगा। अब नया कर्मबंध कैसे घटे, कैसे बढ़े, क्या करे तो ज्ञानावरण लगेगा, क्या करोगे तो दर्शनावरण लगेगा, क्या नहीं करोगे तो किससे बचोगे तो ये इससे बच पाओगे। अब आप पूरा यही सीखोगे। समझ में आया? मजा आ गया? हाँ, बहुत मजा आ गया। ठीक है, चलो तो अभी क्या करेंगे? आज का आपका लेक्चर खत्म हुआ है। कोई प्रश्न है तो बोलो। आपकी ये बुक भी खत्म हो गई। अभी ये बुक खत्म हो गई तो अगली बुक कब मिलेगी? मेरे ख्याल से एक लास्ट पेज है, मैं पढ़ लूं। हाँ, आओ। जैन शासन के अनुसार उत्तर और दक्षिण रूप भरत क्षेत्र के दोनों भागों में 32,000 देश आए हुए। कितने? दोनों में मिलके कुल 32,000। तो ये जब राजा, चक्रवर्ती राजा जब जीतेंगे ना, आपको पता है, आप शांति बोलते हो तो उनकी कितनी राजा, कितना उनका देश का नाम आता है। ये 32 राय वर सहसा नगर गाथा है, पता है बड़ी शांति की? हाँ बस, तो वो
नगर की बात की है, वो 32 के 32,000 नगर देश को चक्रवर्ती जीतते हैं। अब इसमें इसका उल्लेख कैसे किया है, तो 28 पुरुष और 32 स्त्री, टोटल 60 जन उसका एक कुटुंब, और उसके 10,000 कुटुंब बराबर एक ग्राम। ग्राम, नगर, देव, देव जो भी हम बोलते हैं ना, वो सारा आपको यहाँ जवाब मिलेगा। 10 कुल सहस्त्रिको ग्राम, और ऐसे 12,000 ग्राम एक बराबर एक देश होता है। 12,000 ऐसे ग्राम इकट्ठे होंगे ना, तब एक देश होगा। तो एक ग्राम में 60 गुणिया 10,000 बराबर 6 लाख स्त्री पुरुष। कितने? 6 लाख स्त्री पुरुष। अब इस 6 लाख को 12,000 ग्राम से गुणा किया जाए तो एक देश की जनसंख्या 7 अबज 20 करोड़ हुई। ऐसे 32,000 देश इस भारत क्षेत्र में है, तो 2,30,400 अबज व्यक्तियों की वस्ती मात्र दक्षिण भारत में हुई। देखो यहाँ पे उन्होंने हिसाब किया है कि जो 6 खंड है भारत क्षेत्र के, 6 खंड में 7 अबज 20 करोड़ वस्ती है, जबकि यहाँ उसमें से सिर्फ हमारे भारत क्षेत्र में 2,30,400 अबज, कितनी? 2,30,400 अबज व्यक्तियों की वस्ती मात्र दक्षिण भारत में हुई। तो जो देश में हम रहते हैं, हाँ, अपना कैलकुलेशन प्रमाणे કેટલું થયું? अभी तो कुछ 125 करोड़ है। हाँ, 125 करोड़ है देशवासी। मतलब 1 अबज और 25 लाख हमारे भारत देश के हैं। तो हम मैं आपको यही तो कह रही हूँ, आपको भारत देश पहले जितना बड़ा भारत देश है किधर? नहीं है। आपके पास तो उत्तराखंड का ही है ना एरिया, गंगा का ही एरिया है। सिंधु का एरिया तो हमारे में है ही नहीं। जो आज का बलूचिस्तान, जो आज का जो बाहर का जो पूरा एरिया है, वो कहाँ हमारे पास है अभी? नहीं। पूरा जो आज का जो पाकिस्तान का एरिया है वो तो हमारे पास है ही नहीं अभी। आओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ। अब हृदय से के हितकर ऐसे ब्रह्मनिष्ठ साधु संतों की ये अमृतमय तपोभूमि है। यहाँ ऋषि मुनि तीर्थंकरों की रणकार करती मधुर ध्वनि वाणी सुनने को मिल सकती है। हमारे जो 32,000 देश है ना, उसमें क्या क्या है वो बताया है। अब हम अपने भारत देश के बाहर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। अपना देश प्राचीन गिना जाता है, ठीक वैसे ही दूसरे देश भी अति प्राचीन, क्योंकि बाकी के 6 खंड तो पहले से ही है ना, पहले से ही है, तो सबके सब एक जैसे ही प्राचीन है। एक समय में अपनी आर्य संस्कृति यहाँ सर्वत्र एक समान फैली हुई थी। देखो, सर्वत्र मतलब खाली भारत क्षेत्र में। एक बड़ी गलती नहीं करना है किसी को भी। भारत देश के एक ही खंड में आर्य देश है। 6 के 6 कभी भी 6 के 6 खंड आर्य देश नहीं होंगे। आपके सामने तो बहुत क्लियर हो गया। अब इसमें क्या लिखा है उसको हम नहीं देखेंगे। समझ में आया? हाँ, हमको ये नहीं देखना है, ये तो कुछ भी लिखेंगे। इनको तो ये 6 के 6 खंड पहले भारत क्षेत्र ही लगेगा। बिल्कुल नहीं है। गंगा सिंधु के मध्य का एरिया ही भारत क्षेत्र है, भारत देश है, जो आर्य देश है। ये 6 के 6 खंड आर्य देश कभी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। हो सकते क्या? तो सब जगह तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेंगे? आप बोलेंगे अमेरिका में भी भगवान थे? पॉसिबल है? नहीं। भगवान गंगा सिंधु से बाहर ही नहीं निकले, ऊपर चाइना तक भी नहीं गए। समझ में आया? आप पढ़ो, आपको पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितने दुविधाओं में ये सारे हमारे पहले के जैन ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। आप देखो, अपने देश से थोड़ी दूरी पर रहा हुआ अफ्रीका खंड है जैन शास्त्रों में, जिसे संख देश के रूप में पहचान में आता है। कोई भी नाम दे दिया है, कोई भी नाम दे दिया है। अफ्रीका तक तो हमारी सिंधु नदी गई ही नहीं है, उससे पहले ही खत्म हो गई है। आओ, उसमें मिस्र नाम के देश से पहचानने में आता है। इस देश के राज परिवार की वंशावली यादव कुल के इतिहास से अधिकतर मिलती जुलती। आपने ये जो पहले देखा ना, थोड़े दिन पहले हमने ये पढ़ा था, तारा तंबोल एरिया, जो तारा तंबोल एरिया जो अफगान की तरफ जा रहा है, तुर्की की तरफ जा रहा है, और इस तरफ जो सिंध प्रदेश तरफ जा रहा है, वो सिंधु एरिया तक ही
आपके यहाँ 25.5 सारे देश आएंगे। समझ में आया? इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं आएगा। काबुल कंदहार आ सकता है बस, बाकी कोई नहीं। आओ। 4000 वर्ष पहले अख्तानन नाम का एक राजा था, वो खूब अहिंसावादी था। दुनिया में ऐसे दूसरे भी बहुत से देश है जिनके बारे में हम जानते नहीं, उनके बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। अहिंसावादी हो जाने से तो कोई वो जैन नहीं हो जाएगा, है ना? नहीं। हाँ, आओ आगे। अब हम अपने मानस पटल पे ऐसे अदृश्य देश में पहुंचते हैं जो एकाएक उसके रूप विलास का परिचय करते हैं। हिमालय का नाम किसी ने नहीं सुना है। उसके उस पार एक बड़ा पर्वत आया हुआ है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। वर्ष में कई दिनों तक यहाँ बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। इस पर्वत के दक्षिण की ओर ऊंचे पर्वतों की घाटी में एक ऐसा देश है, ये इतना छोटा है कि कई बार तो भूगोल में उसका नाम तक नहीं आता। दुनिया से बिल्कुल अलग और गुप्त रहकर भी आज तक इसने अपना अस्तित्व बनाए हुए रखा है। उसे काफिस्तान अथवा क्राफिरेशिया के नाम से भी पहचानने में आता है। यहाँ वेगल, रामगल, बाशगल नाम के 3 घाटी प्रदेश आए हुए। पहले इन सभी प्रदेशों का समावेश सप्त सिंधु में आता था। अब सप्त सिंधु में जिसका आएगा तो सिंधु के साथ देश में सिंधु नदी में ये आ गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सप्त सिंधु या गंगा का प्रवाह जहां भी जाएगा वो ही एरिया आर्य देश होगा। ठीक है, तो ये सिंधु का प्रदेश है तो यहां जरूर हो सकता है। आओ, इस प्रदेश का विस्तार, इसकी देश की आबादी बहुत थोड़ी है। ये प्रजा बहुत सुंदर और मजबूत मान्यता वाली है। इनकी आंखें चमकीली, बाल सोनेरी रंग के हैं। इस देश की आबादी बहुत थोड़ी। इस प्रदेश का विस्तार मात्र 7000 वर्ग माइल है। फिर भी आज तक ये पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता का आस्वादन कर रहा है। ये खूब आश्चर्यजनक है। काबुल एवं जलालाबाद नजदीक होने से अफगान प्रजाएं कई बार आने जाने अनजाने में आक्रमण किया, किंतु इन संग्राम प्रिय लोगों की आंखों की प्रचंड ज्वाला को देखकर इनको पीछे हटना पड़ा। चंगेज खान जैसे क्रूर राक्षस भी इस देश की अभेद्य दीवार को भेदने में असमर्थ रहा। अब काबुल कंदहार के वो लोग यहाँ उसको लूटने के आए। हमारे और काबुल कंदहार के बीच में ये प्रदेश है, तो अगर ये बीच में प्रदेश है, काबुल कंदहार तक भी तो आर्य देश है, तो ये भी आर्य देश हो जाएगा, होगा ना? हाँ। बीच में आ रहा है ना, हमारे और काबुल कंदहार के बीच में आ रहा है, तो ये सिंधु का ये एरिया हुआ बराबर। तो ये देश की जमीन की बात की है। ये यहाँ इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ कोई भी राजा, दूसरा राजा चंगेज खान जैसा क्रूर राक्षस भी इस देश को कब्जे नहीं कर पाया। भोजन के रूप में ये लोग दूध, गेहूं और सूखे मेवे का उपयोग करते हैं। भारत के साथ इन लोगों का अद्भुत सहकार है। ये लोग अपने घर के दरवाजे भी मुख्य रूप से अपनी तरफ रखते हैं। ये लोग बाहर से तो इस्लाम धर्म को मान देते हैं, लेकिन भीतर से कुछ अलग है। इनके रीति रिवाजों पर जरथुस्त्र धर्म की छाप है। एक समय ये सभी लोग आर्य संस्कारों से ओतप्रोत थे। प्रजा के अधिकतर लोग बौद्ध, जैन, शैव धर्म पालते हैं, जो कि एक सभी संस्कार भारतीय धर्म के विद्यमान संस्कार है। इसके उपरांत आज भी वहाँ जैन, बौद्ध एवं हिंदू मंदिर देखने को मिलते हैं। इस भूमि प्रदेश पर यहाँ पहुंचकर जो कुछ विशेष संशोधन करने में आए, तो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति ऊपर जरूर कुछ नूतन प्रकाश प्राप्त हो सकता है, प्राय ऐसा लग रहा है। अब आज के जमाने में तो आपको जैन मंदिर चाइना में भी मिलेंगे, रशिया में भी मिलेंगे और ऊपर अमेरिका में भी मिलेंगे। तो जैन मंदिर, जैन लोग गए और जैन मंदिर बनाया, उससे आप ये भूमि को आर्य भूमि नहीं कह पाए, बराबर। धर्म के प्रचार से तो हम उसको आर्य क्षेत्र नहीं कह सकते। कह सकते हैं हमारे लिए सबसे जरूरी है कि गंगा और सिंधु से और वैताढ़ से दक्षिण में, गंगा सिंधु के मध्य और दक्षिण भरत, ये दक्षिण भरत भी तो चाहिए ना? हाँ। दक्षिण भरत भी तो होना चाहिए। वैताढ़ के उस तरफ नहीं जाना है हमको, ठीक है। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, अहिंसावादी देश है, हिंसावादी देश है, उससे आप आर्य अनार्य संस्कृति को जज नहीं कर सकते। आपको जज करना ही उससे है जो गंगा और सिंधु के मध्य का प्रदेश हो और वैताढ़ से दक्षिण में। 6 खंड में से मात्र दक्षिण भरत,
6 खंड में से मात्र दक्षिण भरत ही, वैताढय के इस तरफ दक्षिण भाग का भरत ही आर्य क्षेत्र है और कोई। बराबर? बराबर। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, आज की आपका ये फर्स्ट ईयर की ये किताब तो पूरी हो गई। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अगले क्लास से तो हम सेकेंड ईयर की ब्रह्मांड विज्ञान पार्ट 2 वो हम शुरू कर लिए। तो एनी पीडीएफ फाइल आप व्हाट्सएप करेंगे? पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पे शायद जाए तो मैं देखूंगी, नहीं तो फिर बुक बना के आप तक पहुंचाना है। व्हाट्सएप पे नहीं जाए ना बिंदु बहन, तो टेलीग्राम ऐप में फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं देख लेती हूँ, गैलरी में जगह भी नहीं खाएगी। मैं देख लेती हूँ, मुझे तुझे सिखाना और पड़ेगा। मोबाइल से खोल सकते हैं। हाँ, मुझे सिखाना पड़ेगा, जरा बताना कैसे करना है। हाँ, टेलीग्राम ऐप क्योंकि है ना 200 से 250 पेज होंगे। अब इतने पेज तो मुश्किल हो जाएंगे शायद टेलीग्राम से। नहीं, टेलीग्राम ऐप में डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, टेलीग्राम ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, उससे मोबाइल का गैलरी ब्लॉक नहीं होता है। चलो मैं देखती हूँ कैसे होता है। बराबर? यस यस यस। नहीं तो गूगल ड्राइव में जैसे आपने लास्ट टाइम किया। लास्ट टाइम मैंने किया था, अभी वो भी ढूंढना पड़ेगा। वो तो वो लड़की ने बताया था ना, नाम मैं भूल गई, क्या नाम था, मारा साहब वाली वो लड़की थी ना, उसने ही करके दिया था। गूगल ड्राइव में सेव किया था ना? हाँ, गूगल ड्राइव में तो मेरे पास तो है, अब उसमें से कैसे फॉरवर्ड करना है वो देखना है। उसकी खाली लिंक शेयर करनी है आपको ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ कैसे होता है। गूगल ड्राइव की लिंक सिर्फ शेयर कर देंगे ना ग्रुप में, तो हम लोग उस पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके। या फिर टेलीग्राम ऐप में शेयर करोगे तो हो जाता है, एज इट इज डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, मैं देखती हूँ कैसे। यस यस। हाँ जी, और बताओ, और कुछ नहीं? कुछ नहीं। हाँ, तो बस अभी सीधे शुक्रवार को मिले। ओके, 6 o'clock। 6 o'clock शाम को। चल, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम, जय जिनेंद्र। अब फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया, अब सेकंड ईयर का कोर्स शुरू होगा। मेरी फर्स्ट ईयर की एग्जाम बाकी है, तभी तो सेकंड में जाऊंगी। धीरे धीरे आप लिखना शुरू कर देना, और क्या। yes। पूरी बुक ही बनाना, अलग अलग पेपर पे मत लिखना, एक पूरी फुल स्केप जैसी वो बड़ी बुक आती है ना। हाँ, बड़ी बुक आती है ना। હજી સુધી રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ નથી કર્યું, સારો દિવસ કયો ને તો એ દિવસથી જ ચાલુ કરો એટલે વ્યવસ્થિત। अभी तो अच्छा ही है, अभी 1-2 दिन में कर लो आप, क्योंकि वो होलाष्टक आए उससे पहले ही। 1-2 दिन में यानी कल करें? हाँ, 2-3 दिन में आप कर लो शुरू, अभी तो बहुत अच्छा टाइम है। होलाष्टक के पहले, होली के 1 हफ्ते पहले से फिर नहीं करना है आपको। समझो तो 10 तारीख के बाद नहीं करना है, आप 10 तारीख तक आप कर सकते हो। ओके, बिफोर 10। ठीक है। नहीं, इसलिए मैं खुद भी मुहूर्त नहीं देखने वाली, ये चालू ही रखने वाली हूँ। अगर होलाष्टक होता ना तो मैं अटका देती एक बार कि हफ्ते बाद पढ़ेंगे, लेकिन होलाष्टक तो है ही नहीं। अभी 1 महीने की उसको तो कम से कम 20 दिन की देर, तो 20 दिन तो कोर्स बाकी नहीं रखना है, अपना सीधा सेकेंड ईयर ले सकते हैं। बराबर? फरवरी में सेकेंड। यस, बराबर। हाँ, चलो फिर ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम। प्रणाम।